बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। 4 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। अदालतों से भी ख़बरें हैं और पॉलिटिकल महाज से भी बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं। सबसे पहले तो ये कि बिल आखिर ना करते तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ जो है वो हो गया है। अदलिया की जानिब से इनिशिएटिव ले लिया गया है। बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठ रहे थे, ख़ास तौर पर अदलिया के ऊपर। ये तौहीन अदालत का मामला क्या है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, नोटिस भी जारी हो चुके हैं। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, एक तो वो आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उनको अलविदा, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि ऑलरेडी नामज़द हैं चीफ़ जस्टिस, उन्होंने जो डंडा है वो उठा लिया है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी ख़बर है, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और राना सनाउल्लाह जो हैं, राना सनाउल्लाह को अपने ही इत्तेहादी ने लटका दिया है। राना सनाउल्लाह के हवाले से एक बुरी ख़बर है राना सनाउल्लाह के लिए ख़ास तौर पर। इस हवाले से भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, तौहीन अदालत का क्या मामला है ये आपके सामने रखता हूँ। परवेज़ इलाही साहब जो हैं, जिन्हें अदालत के हुक्म के बावजूद जो इस्लामाबाद पुलिस थी वहाँ से 3 MPO का जो ऑर्डर है नज़रबंदी का वो जारी हुआ, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद उन्हें मुंतकिल कर दिया अटक जेल में, जहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं। तो बहरहाल परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ इस इक़दाम पर 2 दरख्वास्तें दायर की गई। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की गई, और फिर इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में भी जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है। और लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा जो है वो इस हवाले से इनिशिएटिव कहें या बड़ा एक जो स्टेप लिया है वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने एक तो ये हुक्म जारी किया है कि इन्हें बाज़ियाब किया जाए, यानी कि इनको रिहा किया जाए, और साथ ही साथ इस्लामाबाद पुलिस जो IG इस्लामाबाद हैं, इन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके नोटिस भी जारी किया गया है और इनसे जो जवाब तलबी है वो भी की गई है। साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला को बाज़ियाब कराकर कल लाहौर हाई कोर्ट में ही पेश करने का जो हुक्म है वो दिया है। तो एक तो शहरयार अफरीदी, इसके अलावा ईमान मज़ारी, इनके मुकदमों में हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं एक शहरयार अफरीदी के मुकदमे में या शानदाना गुलजार साहिबा के मुकदमे में, तो वहाँ से जो है वो बड़ा सख्त जो एक्शन है या सख्त जो फ़ैसला है या एक अपनी रिट जो है वो कायम रखने के लिए जो वहाँ से एक्शन हुआ, और फिर उसके बाद उन दोनों को रिहा करना पड़ा, क्योंकि गुज़श्ता कुछ महीनों से जो कुछ अदलिया के हवाले से हो रहा है कि उनके फ़ैसलों को नहीं माना जा रहा, तो एक जो बैड इमेज थी वो भी क्रिएट हो रही थी। तो एक तो ये हाई कोर्ट का फ़ैसला, और उसके बाद ये जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आज ये परवेज़ इलाही साहब का फ़ैसला है और तौहीन अदालत का जो उन्होंने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया और नोटिस जारी किए हैं, ये एक बड़ा आप कहें कि इस सूरत हाल के अंदर बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि अदालत की जानिब से लिया गया, और उन्होंने अपने फ़ैसले के ऊपर किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाना है इस हवाले से भी जो स्टेप है वो लिया गया है। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से ये बड़ा हुक्म आया है। ख़बर की डिटेल आपके सामने मैं रखता हूँ। परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक केस में अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को अटक जेल से बाज़ियाब कराने का हुक्म दिया है। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने परवेज़ इलाही की अहलिया की दरख्वास्त पर समाअत की और अदालत ने IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया, और हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक बतौर बैलिफ कल जेल से परवेज़ इलाही को बाज़ियाब कराएँ। अदालत ने कल साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है, और ये कहा है कि अदालती हुक्म पर DIG ऑपरेशंस, DIG इन्वेस्टिगेशन और SSP ऑपरेशंस जो है वो आज पेश नहीं हुए। DSP ने पुलिस अफसरान के पेश होने के लिए मोहलत मांग ली और बताया कि दोनों पुलिस अफसरान सूबे से बाहर हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि दोनों अफसरान से पूछ लें कि वो आज पेश होंगे या कल पेश होने पर पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जो है वो जारी करेंगे।
आपने मुनासिब ना समझा कि इसी वक्त मेरे पास आ जाते। याद रहे कि परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी पर इनकी तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त थी वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी। तो ये ओवरऑल परवेज़ इलाही साहब के हवाले से ख़बर थी जो प्रोसीडिंग हुई, और तौहीन अदालत की कार्रवाई का एटलीस्ट इनिशियल जो स्टेप है, जो आगाज़ है, वो हो चुका है। इस पर मज़ीद क्या डिटेल्स आती हैं वो भी आपके सामने रखूँगा कल जब इसकी मज़ीद समाअत होगी। दूसरे नंबर पर दूसरी जो बड़ी ख़बर है वो ये है बुशरा बीबी के हवाले से। और बुशरा बीबी ने गिरफ़्तारी से, यानी कि बहुत सारे ऐसे केसेस जो कि नामालूम केसेस हैं और जो मालूम ही नहीं है कि उनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज है, उससे गिरफ़्तारी से बचने के लिए बुशरा बीबी ने भी जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने ये जो दरख्वास्त है वो दायर की है, और ख़बर के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से नामालूम मुकदमात की तफसीलात की फ़राहमी और गिरफ़्तारी से रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें वफाक, पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला और FIA को फ़रीक बनाया गया है। तो खैर उसमें मौक़िफ़ तो यही बनाया गया है कि इमरान खान साहब को गैर कानूनी तरीके से ओहदे से हटाया गया, और फिर उसके बाद सियासी इंतकाम का निशाना जो है वो बनाया जा रहा है, और कोई बात नहीं कि बुशरा बीबी जो हैं इनको भी गिरफ़्तार किया जाए। तो इस हवाले से उन्होंने ये जो स्टेप है वो लिया है, और नामालूम केसेस में भी उनकी तफसीलात फ़राहम करने के हवाले से और ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो उनकी जानिब से दायर की गई है। आगे चलते हुए नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ख़बर है वो भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। सबसे पहले तो हसन न्याज़ी के जो वालिद हैं, हसन न्याज़ी जो कि भांजे हैं इमरान खान साहब के, उनके जो वालिद हैं हफीज़ुल्लाह न्याज़ी, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रुजू किया है। ऑलरेडी मिलिट्री कोर्ट का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बहुत सारे इसमें फ़रीक मौजूद हैं, लेकिन हसन न्याज़ी के वालिद हफीज़ुल्लाह न्याज़ी ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है, और उसमें ये उन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि आइन के तहत अदलिया के मतवासी कोई अदालती निज़ाम कायम नहीं किया जा सकता। और उन्होंने ये कहा है इस अपनी दरख्वास्त के अंदर कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद को फ़ौजी हिरासत से पुलिस की तहवील में मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए, क्योंकि अभी तक तो इतला यही है कि जो हसन न्याज़ी हैं जब वो गिरफ़्तार हुए तो ज़ाहिर सी बात है उनके ऊपर भी वही 9 मई के हवाले से मुकदमा है, तो वो भी फ़ौजी हिरासत में है। तो इस हवाले से उन्होंने दरख्वास्त दी है कि ये और उनकी हिरासत में है, तो ज़ाहिर सी बात है उस तरह से डिटेल नहीं मिल रही होंगी इन्हें अपने साहबजादे के हवाले से कि वहाँ पे उनके साथ क्या हो रहा है, किस हालत में है। तो ये जो दरख्वास्त है इनकी जानिब से सामने आई है। मज़ीद इस दरख्वास्त में जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, इसमें ये इस्तदा कर इन्होंने लिखा है जी कि अदालत अपने फ़ैसले में करार दे चुकी है कि आम शहरियों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल गैर आइनी है। आर्टिकल 10A शफाफ ट्रायल के हक़ और कानूनी तकाज़े पूरे करने का हक़ फ़राहम करता है। 21वीं तरमीम के ख़िलाफ़ केस में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल आर्जी नोयत का है। आर्मी एक्ट के सेक्शन 94 को गैर आइनी करार दिया जाए। पुलिस की जानिब से दरख्वास्त गुजार के बेटे को डायरेक्ट फ़ौज के हवाले करने के अमल को भी गैर आइनी करार दिया जाए। आइनी तरमीमी एक्ट 2023 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 को मंजूरी के लिए आइनी तकाज़े पूरे ना करने पर भी गैर आइनी करार दिया जाए, और 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल को भी गैर आइनी करार दिया जाए। माफ़ कीजिएगा। तो ये जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है हफीज़ुल्लाह न्याज़ी की जानिब से। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर है, क्योंकि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी उनके साथ जुड़ी हुई, लेकिन जो कुछ ज़ाती मेरा ख़्याल है शायद वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर उस तरह से पूरा नहीं उतरे। उनके आखिरी 2 हफ़्ते रह गए हैं। आज 4 तारीख़ है, 16 तारीख़ को वो रिटायर हो जाएंगे। अपने 12 दिनों में वो क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट केसेस तो उनके पास हैं, लेकिन अभी तक जो कास्ट लिस्ट है उसके मुताबिक इस वीक में भी कोई ख़ास मुकदमात की जो समाअत है वो चीफ़ जस्टिस साहब नहीं करेंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में वो कोई केस सुने, लेकिन नेक्स्ट वीक उनका फिर भी आखिरी वीक होगा। तो बहरहाल एक अलविदाई पैगाम जो है वो भी आ चुका है चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए, और वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार है उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अलविदाई इशाया जो है, अशाया, वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को दिया जाएगा। और इस वक्त जो सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी, तो वैसे भी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा 12 दिनों बाद वो चीफ़ जस्टिस बनेंगे, तो अभी से ही जो उनका होल्ड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी कहें, और वैसे भी एक रूटीन या एक जनरल भी इस तरीके से चीज़ें होती हैं कि जो जाने वाले के आखिरी दिन रहते होते हैं और जो एक नया आने वाला होता है कुछ दिन पहले से ही
एक जो माहौल है वो बनना शुरू हो जाता है कि उनका अब जो है वो इख्तियारात जो हैं उनके पास होंगे। बहरहाल नेक्स्ट जो चीफ़ जस्टिस है जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा, उनकी जानिब से जो डंडा है आप कहें वो उठा लिया गया है और 17 तारीख़ को वो अपना चार्ज संभालेंगे। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा से भी हैं कि शायद ये कोई इस तरह से कर देंगे। ख़ास तौर पर नून लीग के हवाले से बताऊँ तो नवाज़ शरीफ को लेकर बड़ी वो उम्मीदें लगा कर बैठे हैं, लेकिन जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा से मेरा नहीं ख्याल कि जो एक ये उम्मीदें पॉलिटिकल जमातें उनसे लगा रही हैं वो शायद इन उम्मीदों को उस तरह से पूरा करेंगे। उन्होंने वही चीज़ें करनी हैं जो कि आज तक वो करते आए हैं। तो बहरहाल चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनका इख्तिताम हुआ चाहता है कुछ ही दिनों में, और जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो अब संभालने जा रहे हैं चार्ज। 13 तारीख़ को इनको इशाइया दिया जाएगा चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को, फिर उसके बाद 16 तारीख़ को इनकी रुखसती होगी और 17 तारीख़ को जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब हल्फ़ लेंगे। और फिर इसके अलावा बाकी भी कुछ इशाइये होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की जानिब से भी दिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ बार्स की जानिब से भी दिए जाते हैं। लेकिन अभी तक का जो एक ये इम्पॉर्टेंट मैटर था कि जो सुप्रीम कोर्ट बार है उन्होंने चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को इशाइया देने का बाकायदा तौर पर ये जो डेट है वो उनकी जानिब से सामने आ गई है। राना सनाउल्लाह के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर है, वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। राना सनाउल्लाह जो हैं उनको अपने ही बड़े इत्तेहादी ने लटका दिया है, मरवा दिया है। उनका राज, उनका पोल, उनकी करप्शन का राज खोल कर हुआ है कुछ इस तरह से। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वैसे ही क्लैशेस का आगाज़ हो चुका है और पीपल्स पार्टी जो कि जिस भोंडे अंदाज में इन्होंने पंजाब और केपी इंतखाबात ना करवाने के मामले को डिफेंड किया था, ख़ास तौर पर कमर ज़मान कायरा ने, तो अब वही जो शिकंजा है वो इनके गिर्द भी तंग होता जा रहा है। और जो इंटरनल कुछ महफिलों से ख़बरें आ रही हैं पीपल्स पार्टी के अंदरूने खाना इस वक्त ये चल रहा है कि वो रो पिट रहे हैं। बज़ाहिर तो वो कुछ अब रहने के काबिल नहीं रहे, लेकिन अंदर वो इस वक्त रो पिट रहे हैं कि ये उनके साथ क्या हो गया है। तो बहरहाल ये जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी वैसे ही आमने सामने आई हुई है। और जो चीनी वाला मामला था, चीनी की कीमतों और बरामदाद और करप्शन के हवाले से, इस मामले के ऊपर राना सनाउल्लाह के हवाले से एक बड़ी जो गवाही है वो सामने आई है। और राना सनाउल्लाह ने 1 से 4 मिलियन टन चीनी स्मगल करने की इजाज़त दी। स्मगलर्स ने इससे डॉलर कमाए। नवीद कमर के 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी, जिसका मकसद डार साहब के लिए ज़र मुबादला हासिल करना था। एहसन इकबाल साहब सूरत हाल का ज़िम्मेदार नवीद कमर को ठहराते हैं। ये पीपी रहनुमा ताज हैदर हैं, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है। इसकी जो तफसील है वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर का कहना है कि साबिक़ वज़ीर राना सनाउल्लाह ने 1.4 मिलियन टन चीनी स्मगल करके डॉलर कमाए। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि नवीद कमर ने 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी। चीनी बरामद करने का मकसद डार साहब के लिए ज़र मुबादला हासिल करना था। उन्होंने मज़ीद कहा कि साबिक़ वज़ीर राना सनाउल्लाह ने 1.4 मिलियन टन चीनी स्मगल करने की इजाज़त दी। चीनी की स्मगलिंग से स्मगलर्स ने डॉलर कमाए। एहसन इकबाल साहब सूरत हाल का ज़िम्मेदार नवीद कमर को ठहराते हैं। जबकि रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक़ वज़ीर तिजारत नवीद कमर ने ये कुछ गुफ्तगू आपस में की थी और ये कहा था कि चीनी बरामद करने की इजाज़त कोई एक वजारत नहीं देती, हमें मेरिट पर देखना है कि चीनी बरामद करने का फ़ैसला दुरुस्त था या नहीं। तो बहरहाल ये कुछ इल्ज़ाम लगा है राना सनाउल्लाह के ऊपर। और इन दिनों चूँकि वैसे ही एक एहतसाब की लहर चली हुई है और सिंध और पीपल्स पार्टी के हवाले से ख़ास तौर पर कि जो करप्शन की लूट सेल उन्होंने मचाई हुई थी, इस लूट सेल के ऊपर उनका एहतसाब होगा। तो मेरे ख़्याल से लगे हाथों जो पीपल्स पार्टी का एहतसाब, जो ये चीनी का जो मामला है, कहाँ 90 रुपये किलो चीनी थी और अभी 200 से ऊपर इस वक्त जो चीनी है वो बिक रही है। तो राना सनाउल्लाह का भी इस हवाले से जो तहकीकात हैं वो होनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो ताज हैदर साहब हैं, एक इतना बड़ा इल्ज़ाम आप कहें और इतनी बड़ी जो बात है वो उनकी जानिब से कही गई है। तो आपको याद होगा कि जब ये हुकूमत में भी थे तो तब भी मैं आपसे ये कहता था कि एक मरतबा इनको हुकूमत से हटने दें, एक मरतबा इन दोनों को इलेक्शन में जाने दें। आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाएंगे, एक दूसरे का गिरबान भी फाड़ेंगे और उसी चीज़ों का आगाज़ जो है वो इस वक्त हो चुका है। और इलेक्शंस के अंदर आप देखेंगे कि मज़ीद पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो आपस में लड़ेंगे। और ऑलरेडी पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बयान भी सामने आ चुका है कि वो पंजाब में नून लीग के साथ इत्तेहाद में नहीं जाएंगे। पहले तो उनकी ख्वाहिश थी कि 15-20 सीटें
हम निकाल लें वहाँ से, लेकिन नून लीग ने भी फिर इनके साथ उसी तरह से जो सियासत है वो की और इनसे कहा कि हमें फिर सिंध में सीटें दे दें, तो फिर इनको चुप लग गई और अब जो है वो इन्होंने पंजाब में डेरे डाले हैं। लेकिन खैर अब इनको यहाँ से भी कुछ भी नहीं मिलना, बल्कि उल्टा आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में कि नून लीग की जो चीखें हैं, जो पीपल्स पार्टी की जो चीखें हैं, ये मज़ीद बुलंद होती हुई आपको नज़र आएंगी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।